27 खरब रुपए की टैक्स वसूली के हवाले से कानूनी चाराजोई है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब के जानिब से टैक्स नेट को वसी करने और टैक्स वसूलियों के मामलात में ताख़ीर पर तशवीश के इजहार के सिर्फ एक दिन बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली में एपलेट ट्रिब्यूनल इन 80 और IR कानूनी चाराजोई में फंसे 27 खरब रुपए से ज़ायद की वसूली के अमल को तेज़ करने के लिए बिल पेश कर दिया। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये वाला जो मामला है ये कितना सेंसिटिव है। 27 खरब रुपए कितने हैं इनसे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। 9 अरब डॉलर। आप ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जब वो IMF के पास हम जाते हैं। तो अब जो हम प्रोग्राम वैसे भी शुरू करने जा रहे हैं IMF के साथ, वो भी तकरीबन इतनी ही अमाउंट का है, यानी कि 9 अरब डॉलर से के लगभग। तो जुल्फ़कार मेहतो साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, ये जो सरमायादारों का मसला है या ये कोई कार्टेल बन गया हुआ है या ये अदालती और सरमायादाराना जो निज़ाम है ये मिलके या सरमायादार मिलके अदालती निज़ाम के साथ कौम के पैसे के साथ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये 9 बिलियन डॉलर के लगभग रकम बनती है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए में इसकी अपनी अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक, पाकिस्तान में इस वक्त 9,400 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में मौजूदा माली साल में। ठीक, और ये कंडीशन IMF की, ठीक, 3 अरब डॉलर का जो हमने स्टैंड बाई लोन लिया था उसकी ये कंडीशन थी कि आप 9,450 अरब का टारगेट पूरा करेंगे, चाहे जैसे भी करें। और उस पूरा करने के चक्कर में आपको पता है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बिजली से लेके पेट्रोल तक, पेट्रोलियम लेवी से लेके हर जगह पे टैक्स लगा हुआ है। ठीक, यानी कोई चीज़ अब बची नहीं है कि आप तलाश करना चाहेंगे कि यार किस चीज़ को टैक्स नेट में लाना है, तो कोई शायद बची नहीं हुई। माचिस तक पे जो है वो टैक्स लगा हुआ। आप जो माचिस यूज करते, ये शू पॉलिश पे भी टैक्स प्रॉपर नहीं ले पाते। इनकम टैक्स के 2 बड़े शोबे हैं, जिसमें एक एग्रीकल्चर है और एक ये होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर है, ताजर और होलसेल। इन दोनों का अगर आप साइज देखें ना इकोनॉमी में तो ये बहुत बड़ा है। अच्छा, ये जो 27 खरब हैं ये बेसिकली जो इनके ऊपर स्टेज हुए हैं, ये कौन से हैं? ये टैक्स है, ये टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग ड्यूटीज हैं, कस्टम ड्यूटीज हैं। ये सारे के सारे जो ATR होती क्या है? ये होती है एपलेट ट्राइब्यूनल ऑफ द इनकम टैक्स इनलैंड रेवेन्यू। ठीक। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज समझ लें। सबसे पहले मेरा, आप टैक्स एजेंसी हैं, FAR है और मैं ताजर हूँ, मेरा आपसे डिस्प्यूट हो गया, आपने मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया, मैं आपके खिलाफ अपील करूंगा आपके महकमे के कमिश्नर अपील के पास। ठीक। कमिश्नर अपील मेरे खिलाफ फैसला दे देता है तो मैं इसको ले जाऊंगा केस को अपील में ATR के पास, ATIR के पास, यानी ट्रिब्यूनल के पास ले जाऊंगा। ये ट्रिब्यूनल बनता है, हुकूमत पहले इसको नॉमिनेट करती थी, वकीलों में से जजेस लगा के ट्रिब्यूनल बना देती थी। इनके ऊपर लिमिट ये थी कि ये 180 दिन में ये निपटाएंगे मामला, लेकिन ये लिमिट बहुत आगे बढ़ती गई। उसके बाद फिर अगला आता है हाई कोर्ट। पहले ये 3-3 साल तो इधर ट्रिब्यूनल में केस चला, फिर आगे 3 साल हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। तो ये पैसे वो 27 अरब रुपया है जो इन सारी चीजों में फंसा हुआ है, इस लिटिगेशन में फंसा हुआ है। भाई इसका फैसला हो जाए कि मैंने पैसे आपके FBR के देने नहीं देने, तो बात खत्म हो जाए। अगर मैंने देने हैं तो मेरे ऊपर लॉ आ जाए ना। तो ये जो नया लॉ लाया जा रहा है ये इसके ऊपर है। एक तो ये कि जो फोरम्स हैं वो 20 हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो 20 हैं, उनको 35 किया जा रहा है, उसको नंबर बढ़ाए जा रहे हैं इसी एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट लाई जा रही है। उसके बाद होगा ये कि इसमें जो है ना 3 मेंबर का बेंच होगा, उसमें 1 अफसर होगा और 2 जजेस होंगे। इसका जो नया ट्रिब्यूनल बन रहा है 3 साल इसकी मुद्दत होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ पहले ही होता था कि ये 90 दिन से ज्यादा अब स्टे नहीं होगा। ठीक है, 90 दिन के अंदर फैसला करना पड़ेगा। और जो एग्जांपल देने लगा था वो ये था, वैसे ये जो है ना 90 दिन से ज्यादा, आपको पता है कि जो फौजदारी मुकदमात है उनका भी ऐसे ही है कि इतने अरसे से ज्यादा पहले ऐसे ये चलता है ना। मतलब ये कि उन्होंने लॉ बना दिया ना, नहीं करेंगे तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो देखेगी ना क्या हो रहा है। ये यार देखिए, इस मुल्क के अंदर आपको बेशुमार चीज़ें, इमरान साहब मैं आपको कभी कोट करूंगा, शुगर में क्या हुआ है। ठीक। शुगर में पाकिस्तान के, पंजाब के अवाम ने 130 अरब रुपए एक्स्ट्रा पे किए पिछले साल चीनी की कीमत में, 130 अरब रुपया। और इसमें अब क्या मैं बोलूँ, इस पर मैं कभी बोलूँगा फिर। अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल देने लगा वो ये है कि ये जो हमारी खाद फैक्ट्रियाँ हैं इनको गैस मिलती थी 2000 के रेट पे 190 रुपए पर MMBTU। ठीक। खाद बनाने के लिए यूरिया में इसका एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक है ना।
तो अब ये था 65% गैस जो कंपनियां लेती थी वो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और 35% जो लेती थी गैस वो अपने दूसरे ऑपरेशन में इस्तेमाल करती थी, यानी खाद तापने के लिए, खाना पकाने के लिए, बिजली बनाने के लिए। अब ये भी उन्होंने खाद में ही रखा हुआ था, यानी इस पे ऊपर भी कंसेशनल रेट लग रहा था, ये चलता आ रहा था। अब जब बेनजीर भुट्टो इसकी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई ना, ये 2008 वाली, तो जाते जाते ये 2012 के एंड में ना ये कर गए कि 35% जो गैस आप ले रहे हैं ना, 65% तो आप ले खाद बनाने के लिए सस्ती, लेकिन 35% उसको आप उसको लेंगे आप आम रेट पे, ठीक, जो सार्फिन का रेट है उसके ऊपर मिलेगी। ये लॉ बन गया। जब ये लॉ बन गया तो इसकी वसूली कोई ना हुई। फिर आ गई पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में। ठीक, 2018 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो असद उमर साहब उस वजीर खजाना थे, इन्होंने कहा कि ये तो जो वो खुद आपको पता है एंग्रो के एमडी रहे जी, असद उमर साहब, खाद से मुतल्लिक हैं जी, जी। तो इन्होंने ना एक सदर से ऑर्डिनेंस करा दिया कि ये 415 अरब रुपया वेव कर दो। अच्छा, वेव कराने के लिए, यानी सेशन में पार्लियामेंट नहीं थी तो उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए इसको वेव करा दिया कि खाद फैक्ट्रियों को रिलीफ देते हैं ताकि सस्ती खाद बना के फार्मर को दें। अच्छा, वो जो पीपल पार्टी वाले कर गए थे ना, उसके ऊपर ये खाद फैक्ट्रियों वाले चले गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। सही, वो स्टे चलता रहा, बीच में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आ गई। ठीक, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट खत्म हो गई, फिर पीटीआई आ गई 2018 में। तो असद उमर ने सदर से ऑर्डिनेंस करा लिया कि ये सारे 415 अरब वेव कर दिए जाए। इस पे शोर पड़ गया पूरे पाकिस्तान में कि ये क्या धांधली होने लगी है। ठीक, अंधाधुंध हो गई। फिर उसको मेरे ख्याल में पता नहीं ये वजह हो सकती है या नहीं हो सकती, आई डोंट नो, मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद वजारत खजाना असद उमर साहब की तब्दील कर दी गई। ठीक, ठीक है। अब ये हुआ ये कि वो वापस हो गया। ठीक, वो ऑर्डिनेंस तो हो गया वापस, लेकिन स्टे अब भी चल रहा है। अब ये 415 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान का फंसा हुआ है उस गैस की रिकवरी का, इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है। ओके, इसमें सारी चीजें शामिल। तो ये ऐसे केस हैं, ये 2700 अरब रुपए के वो वाले केस हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं बन रहा, जिनका फैसले हो जाए तो गवर्नमेंट को पता चल जाए, क्योंकि इन्होंने वट्टा खाता, पंजाबी में कहते हैं कि बेसिकली तो मसला ये है कि ये पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ही है ना एक तरह से। बिल्कुल, आपस में वही होते हैं, आपस में मिले होते हैं, इस तरफ भी वही होते हैं। शुगर मिले किन की हैं आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। एक ये माफिया मैं क्या कहूँ, अच्छी वर्ड दी है, शरीफ वाला वर्ड दी है, लेकिन यार जब इनके एक्शंस देखे तो इससे अच्छा वर्ड मुझे लगता है कोई नहीं, इससे अच्छा नहीं लगता। चले, बहरहाल ये तो बदकिस्मती है। देखें अब इस हुकूमत की विल तो है, क्योंकि पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर पहुंच चुका हुआ है, अब पाकिस्तान वो पुराने तरीके से तो चल नहीं सकता, तो गुंजाइश खत्म हो गई, गुंजाइश खत्म है। तो लिहाजा जरा थोड़े से संग दिलाना और दलेराना दोनों फैसले करने पड़ेंगे। पहले देखें इमरान, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं कि संग दिलाना और दलेराना मैं कहता हूँ बुज़दिलाना फैसला करने पड़ेंगे। वो बोला कैसे? वो इसलिए कि भाई ये सारा से पहले अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये बुजदली मसला दलेराना तो ये होता है अगले को मार दो, बुजदली ये होती है कि अपने पीछे हट जाओ, पीछे हटना पड़ेगा, अपने आप को पीछे हटाना पड़ेगा। डॉक्टर कैद साहब, आपको हम तीसरी दफा ट्राई कर रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मुझे आ रही है आवाज आपकी। जी बहुत शुक्रिया। भी आ रही थी, तस्वीर भी आ रही थी। क्या आपको लगता है कि ये जो 27 खरब रुपए की रिकवरी जो रुकी हुई है, ये अब कानून साजी की जा रही है, कानून साजी कोई सूदमंद साबित होगी? क्या रवैये हमारे तब्दील होंगे या हमारी कोई अखलाकियात हम तब्दील करने की कोशिश करेंगे? और तीसरी बात ये कि क्या इससे जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो सिस्टम है कलेक्शन का, वो बेहतर हो सकेगा, वो कारगर यानी इफेक्टिव हो जाएगा? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पता होना चाहिए कि ये उन्हीं का मुल्क है जिनसे आप ये तरमीम करवाना चाह रहे हैं, वो अपोजिशन में बैठे हों या वो हुकूमत में बैठे हों जी। वही हैं जिनकी शुगर मिलें भी हैं, वही हैं जिनकी माफिया बाकी भी हैं, वही हैं जो टैक्स नहीं देते, उनके ही केसेस फंसे हुए हैं। IMF का प्रेशर है, देखते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि इस दफा ये तरमीम होगी और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा, कुछ पैसे हुकूमत को आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। बट एट द सेम टाइम ये सारे लकूनास हुक्मरानों ने खुद रखे हुए हैं, पार्लियामेंट ने खुद रखे। यही लोग हैं PMLN वाले जो पिछले 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, 5वीं हुकूमत है उनकी। उसके दरमियान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत कर चुकी है और इमरान खान की हुकूमत भी है। तो ये इतने सालों में मुशर्रफ और ज़ियाउल हक भी थे, तो इतने सालों में अगर आप रूलिंग लीड तो सेम है ना सर, रूलिंग लीड तो सेम है ना पाकिस्तान की, आप गालिबन ये कहना चाह रहे हैं। देखते हैं कि आपकी पार्लियामेंट उसको मानती है कि नहीं मानती।
चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। या फिर ये मामला भी जिस तरह SIFC जैसा एक इदारा बन गया वहीं पे भेजना पड़ेगा? जी, बात ये है कि आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी का इशू है। अब आपको कहीं ना कहीं तो चेंजेस लानी पड़ेंगी ना, लानी पड़ेंगी, तो फंडामेंटल चेंजेस लानी पड़ेंगी। होगा ये कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके केसेस जो हैं वो खत्म करके उन पे लग जाएगा। जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको एक और ट्रिब्यूनल पे भेज दिया जाएगा। कोई इस किस्म का बीच का रास्ता निकाला जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर कैस असलम साहब, बहुत शुक्रिया। सर आप बात मुकम्मल कीजिएगा जो आप कर रहे थे। मैं फिर एक और इशू के ऊपर आपसे राय लेना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि अभी जो आएगा ना, अभी जो नया लॉ आ रहा है उसके अंदर वो है कि हाई कोर्ट की, मतलब पहले होता था ना कि आपको ट्रिब्यूनल से आप केस हार गए, अब आपके पास 90 दिन होते थे कि आप हाई कोर्ट में जाके इसकी अपील करेंगे। अब उस मुद्दत को कम करके 30 दिन किया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर मसला देखें ना, मसला तो बेसिकली विल का है। जो अभी बात हम कर रहे थे रूलिंग एलीट की, जिस तरह डॉक्टर कैस असलम साहब ने भी की, और फिर जहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका हुआ है इन रवैयों की वजह से, क्या वो रवैये तब्दील हो सकते हैं कि नहीं हो? ये रवैया तब्दील होता है पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा एक्सपीरियंस ये है कि डंडे के साथ, ठीक है ना, यानी विलफुल डिफॉल्टर की टर्मिनोलॉजी इधर पाकिस्तान में मैंने देखी है। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? डिफॉल्टर होता है, बस बात खत्म हो जाएगी। डिफॉल्टर हो गया, उसको पकड़ लो यार। बात का होता है ये डिफॉल्टर है, इसको थोड़े से जुर्माना डाल के छोड़ दो, वो फिर जाके दिन आता है। जैसे मैंने देखा नैब का इतना अच्छा लगा, और मेरा ख्याल है कोई विलफुल डिफॉल्टर कोई भी पाकिस्तान में पकड़ा नहीं गया। नहीं, सारे बंदे डिफॉल्ट विलफुल करते हैं। हाँ जी, डिफॉल्ट करने का मतलब उसको कोई हवा में थोड़ी होती है, उसको सारा पता होता है कि मैं डिफॉल्ट करने जा रहा हूँ। ऐसा ही है मेरे पास ये ऑब्जेक्ट चीजें। अच्छा, जो है ना इसमें एक तो 30 दिन हो जाएंगे। दूसरा ये कि हाई कोर्ट को, जैसे आप बिजली के बिल के खिलाफ जाते हैं ना मुकदमा करने बिजली के बिल पे, तो वो कहते हैं भाई इतनी सर्टन रकम जमा कराओ तो फिर उसके बाद आपकी अपील लगे। इसमें ये होगा कि आपके खिलाफ जो प्रूव्ड टैक्स क्लेम होगा ना FBR का, उसका 30% आपको कोर्ट में पहले जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अच्छा, ना कुछ तो है खजाना में। अब वो आएगा, उसके बाद केस लगे, नहीं कि आपने कुछ भी नहीं जमा कराया और केस शुरू, और फिर हमेशा के लिए खत्म। 27 अरब फसाब है बैठे हम। इसमें यह है कि एक ADR का, जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म भी आ रहा है इस नए लॉ में। वो उसमें ये होगा कि जो अब जब आप जाएंगे ना अपने ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल पहली पेशी में ही बता देगा कि अगर आप ADR चाहते हो चले जाए, तो ADR में भी जाके आप अपना मसला FBR आप दोनों मिलकर कर सकते हैं। अच्छा, एक जो आखिरी जो मैं डिफरेंट इशू है वो है कि आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 100 पॉइंट पे चली गई। ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं मतलब अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। देखिए मेरी बात सुनिए, स्टॉक एक्सचेंज तो हाईएस्ट अपने मार्क पे गई है, यानी उसने बुलंदियों को छुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है पाकिस्तान के और फॉरेनर के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कॉन्फिडेंस का। ओके, ठीक है, ठीक। ये मैं इसमें कभी देखें, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट काम करती है कि अगर मेरी फैक्ट्री है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोगों को अच्छे मुनाफे की तवक्को है तो लोग मेरा शेयर खरीद लेंगे। यहाँ ये नहीं है। ठीक, यहाँ पे हॉट इन्वेस्टमेंट है, यानी ये रोज का कारोबार है। शाम को प्रॉफिट जेब में डाला, निकल गए, थोड़ा सा लॉस किया, अगले दिन उसको मेकअप किया, निकल गए, खरीदते रहे, निकलते गए। मुझे पता है आपकी कौन सी दिहाड़ी बिजनेस नहीं दिहाड़ी यार। देखे रियल टर्म में खुदा का खौफ है, बस ये बात करने वाले होता है ना कि स्टॉक मार्केट को गवर्नमेंट बना के पेश कर, ये देखें जी हमारी स्टॉक में। और भाई आप इंडस्ट्री की ग्रोथ बताएं, आपकी लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो गिरी हुई है, तो ये शेयर क्यों बिक रहे हैं? हाँ, ये हवा में बिकी जा रहे हैं। ये बताया ना मुझे क्या है। बिल्कुल। अच्छा, बैंकिंग इंडस्ट्री के पास इतना 35% टैक्स लगा हुआ है, प्रॉफिट उनके फिर भी बहुत है क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। कौन सी इंडस्ट्री? बैंकिंग। हाँ। बैंक क्या कर रहे हैं, इमरान साहब हैरान होंगे, बैंक ये कर रहे हैं कि हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं सिर्फ, और प्रॉफिट ले रहे हैं बस। कोई काम वो उनका मुझे बता देंगे क्या काम है लोगों को वो इंडस्ट्री चलाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए तो स्टेट बैंक उनको डंडा करता रहता है कि 2 एग्रीकल्चर का लोन दो, वो देते हैं उतना ही जितना उनको, बाकी वो गवर्नमेंट को देते हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही। चले, मतलब ये है कि पाकिस्तान का कोई भी शोबा जिसको हम कह सकें हाथ डालेंगे, वो फिलहाल तो यही, वो सुहेल अहमद साहब के बकौल जड़ा पन्नो ही लाल। चले जी, आपका बहुत शुक्रिया।